record देखो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने देखा था कि हमारे टू मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है और डब्ल्यूडीवी होता है। स्ट्रेट लाइन में देखो क्या होता था कि हमारे जितने भी ईयर का हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कौन सी वैल्यू पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इसलिए हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कि जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उस पे लगता है वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में हम देख लेते हैं कि मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब एवरी ईयर की ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, या यस। फिर एवरी ईयर की क्लोजिंग वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू आर ऑलवेज सेम। तो देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज पर आती हूँ, एक बार स्टार्टिंग से एक्सरसाइज पर आओ। हमारा अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1। देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन पता करना है एक तो मुझे, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और मुझे क्या करना है? डेप्रिसिएशन का रेट भी पता करना है। रेट मतलब परसेंटेज में कितना है वो। ठीक है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा मेथड यूज करना है? SLM। फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹96,000। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है, सेकेंड हैंड मशीन है हमारी, और कितने की हमने परचेज की है? वो 96,000 की। इसके ऊपर हमने 24,000 इसकी क्या किया है? कार्टेज के ऊपर खर्च किए हैं, रिपेयर के ऊपर, इंस्टॉलेशन मतलब कुछ हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं, कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन। क्योंकि देखो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी तो थोड़ी बहुत रिपेयर करानी पड़ सकती है। कितने रुपए हमारे खर्च हुए हैं टोटल? 24,000। और इसकी लाइफ कितनी बताई हुई है मशीन की? 4 years। और हमें क्या गिवन है? इसकी रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ इसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, वो बताई हुई है 72,000। काफी है, ये रेजिडुअल वैल्यू है 72,000। तो देखो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? कैसे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? हमारी मशीन की जो वैल्यू है, मतलब परचेज प्राइस, उसका परचेज प्राइस ना बोलकर मैं यहाँ पर बोलूंगी जो हमारी मशीन की वैल्यू हो, कॉस्ट है ना, कॉस्ट कह सकते हैं, माइनस स्क्रैच वैल्यू अपॉन में वो माइनस लाइफ मतलब टाइम। स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय वो लाइफ। लाइफ। हाँ। अब यहाँ पर मैं कॉस्ट कितना लूंगी, मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर मुझे कॉस्ट कितना लेना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? मुझे मशीन की कॉस्ट बताओगे कितनी होगी? मैम 96,000 प्लस 24,000 होगा। 96,000 प्लस 1 24,000। लाख 20,000 होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का टोटल हमारी मशीन की वैल्यू होगी, यानी कि 1,20,000। इसको हम टोटल क्यों करेंगे? क्योंकि देखो जब हमने जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था अगर हमारा मशीन खरीदने के टाइम पर उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो वो हम मशीन अकाउंट में ही डेबिट करते थे, ध्यान होगा तुम्हें। तो इसलिए हम इसको इसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 72,000। इट मीन्स टोटल इसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी? 120 माइनस 72। अब मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए होता है 1 ईयर के हिसाब से, तो हम इसको मैम डिवाइड, ये आपका स्क्रैप वैल्यू कहाँ से आया है? अच्छा वो रेसिडुअल वैल्यू वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हाँ। स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू, इसको हम रेजिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1,48,000 डिवाइडेड बाय 4। नहीं, माइनस करना है,
120 हाँ माइनस 72। हाँ, मतलब 48,000 होगा ना फिर। ओके, 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा हो गया कितना, 12,000। 12,000। ठीक है, तो 12,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब उसने हमसे पूछा था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो भी हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट कितनी थी, उससे मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो मैं परसेंट, मतलब मुझे ये वैल्यू परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है कि ये अच्छा, टोटल का कितना परसेंट है तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिर 12,000 होगा, कॉस्ट 12,000 डिवाइड बाय 1,20,000 into 100, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 10% आ जाएगा। 10%। क्लियर है? ओके मैम। तो ये होता है डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे ना, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुमसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू पूछ ली, या फिर तुमसे डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने की, या फिर फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। मैम हाँ आप ये वीडियो भी वो यूट्यूब पे अपलोड कर देना। हाँ ठीक है। ओके। उसके बाद देखो, अगर हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं बात करती हूँ, हाँ सेकंड देखते हैं चलो। सेकंड क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा हमें कुछ अकाउंट वगैरह बनाना होगा, हमें इस चैप्टर में जो मेनली सीखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से ही तुम्हें समझा देती हूँ, ठीक है, वरना हमारी क्लासेस उसमें बहुत एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अगर मैं अलग से केसेस बना के पहले समझाऊंगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज पहले ट्राई करते हैं कि हम इसकी हेल्प से समझ लेते हैं, आ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम्हें मशीन, पहली बात मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री या फिर मशीन्स परचेज करने की, मतलब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की क्या जर्नल एंट्री होती है? अगर मैंने कोई मशीन परचेज की है तो उसकी मुझे जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश या फिर टू बैंक। नॉर्मली हम यहाँ पर हाँ बैंक वर्ड यूज कर लेंगे, या फिर कैश भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ये वैल्यू हमारी थोड़ी बड़ी होती है, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है मोस्टली। ठीक है, तो बैंक या कैश कुछ भी हो सकता है। अब देखो, जब इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास करते हैं हम? व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? मान लेते हैं डेप्रिसिएशन जो भी वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन की, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर जर्नल एंट्री चाहिए कि अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी उसकी एंट्री। कोई भी बोलो, किसी को ध्यान है डेप्रिसिएशन की एंट्री? अच्छा ये बताओ, डेप्रिसिएशन हमारे लिए, हाँ बोलो। मैम मैंने नो बोला, लाइक मेरे को नहीं पता। हाँ, डेप्रिसिएशन वैसे हमारे लिए एक्सपेंस होता है एक तरीके का। यस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? इस डेप्रिसिएशन की वजह से ये जो हमारी मशीन थी इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम एसेट्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस ये दो जर्नल एंट्री है जिसकी हेल्प से हम मशीन का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तुम्हें लेजर बनाने आते हैं? बस ये दो जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है उसमें। अगर मुझसे कोई बोल दे कि मशीन का लेजर बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगी, इन दोनों एंट्रीज को कैसे पोस्ट करूंगी? अगर मुझे मशीन का अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाता है, मैं सिंपल टी शेप बना लेती हूँ, ठीक है, उसको प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, डेट पर्टिकुलर्स, वैसे तो हमारे कॉलम बहुत सारे होते हैं। देखो, जब मैं मशीन परचेज करूंगी तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मैं मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखूंगी? टू बैंक अकाउंट, ये हमारी मशीन परचेज करने की एंट्री होगी। और फिर ये जो डेप्रिसिएशन लगा है इसकी वजह से हमारी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये करके हमें क्या करना होगा? इस अकाउंट को बैलेंस करना होगा और इसकी हमारी क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मान लेते हैं ये वैल्यू थी 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगा इसके ऊपर 10,000, तो हमारी वैल्यू कितनी रह जाएगी मशीन की? 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो जाएगा ये? 90,000। इसको मैं बोलूंगी बाय बैलेंस CD। ये मैंने फर्स्ट ईयर का मशीन अकाउंट बना लिया। इसी तरीके से हमें मशीन अकाउंट बनाना है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने ईयर का भी क्वेश्चन में बोला हुआ होगा। ठीक है,
तो बहुत सिंपल है, बस उसमें थोड़े थोड़े एडिशन होते चले जाएंगे, जैसे कि हम ड्यूरिंग द कमिंग हम क्या करेंगे, कमिंग ईयर्स में कुछ और मशीन्स भी परचेज करेंगे, या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन थी हम उनको सेल करेंगे। तो जब मशीन सेल परचेज होती रहती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हमें यहाँ पर वो सिखाया गया है। मतलब हम मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे। मशीन से मेरा मतलब है हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, वो मशीन भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर कोई और भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम बात कर रहे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की, मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी। तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है देखो। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है हमें उसकी समरी हमेशा बनानी होगी, वरना तो बार बार क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे और तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन की छोटी सी समरी जरूर बनानी है कि हमने किस दिन मशीन परचेज की है, कब उसको सेल किया है, या फिर कब उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। तो देखो जब हम मशीन परचेज करते हैं वो कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है ना वो ईयर एंड पर लगता है। वो कब लगता है, हमेशा ईयर एंड पर लगता है। ठीक है, या फिर जिस दिन हमारी मशीन सेल हो रही होती है उस दिन तक लगता है। ठीक है, अभी मेरी बात सेल वाली मैं बातें अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि डेप्रिसिएशन हमारा कब लगता है, ईयर एंड की डेट पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऑन 1 अप्रैल 18, प्लीज डेट का बहुत ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 18 को हमारा क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख। एक हमने मशीन परचेज की, कितने की थी वो, 4 लाख की थी। इसके ऊपर उसने खर्च किए हैं 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ इसको, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरे लिए मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 4,50,000 हो गई। भाई उसने इंस्टॉलेशन पर खर्च किए हैं तो वो भी तो मेरा मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, उसके लिए भी तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास करूंगी। ठीक है, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर। देखो यहाँ पर भी लाइफ दी हुई है तो इट मींस मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आगे लिखा हुआ है आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 ओनली। रेजिडुअल वैल्यू कितनी रह जाएगी इसकी, 50,000 रह जाएगी। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। देखो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम मिल गया फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। नाम से ही समझ आ रहा है फिक्स्ड, फिक्स्ड देखते ही समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो देखो एमसीक्यूज में इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे तो उसमें से तुम्हें नाम पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है। एक नाम हमें क्या मिल गया यहाँ पर, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें भी ध्यान में रखना। तो अब इसमें हमें वही एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाना है। और आगे एक चीज और बोली गई है, एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। यानी कि मुझे हर साल का मशीन अकाउंट भी बनाना है 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए बनाना है यहाँ पर, 3 सालों के लिए। तो देखो जब मुझे मशीन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए पहले मुझे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो डेप्रिसिएशन तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं हम, जो हमारी मशीन की कॉस्ट है 4,50,000 माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 40,000। तो देखो 40,000 उसका एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रेट पता करती हूँ तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, मुझे रेट की जरूरत नहीं है बट अगर मैं करती हूँ रेट का पता तो यहाँ पर रेट कितना आएगा हमारा, 40,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी ये परसेंटेज बन के आएगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में आएगी इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं कर रही। ये पूछा भी नहीं है वैसे क्वेश्चन में, हमें तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू चाहिए होती है जो मेरे क्वेश्चन में यूज होगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से मशीन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, 1 ईयर का तो मैंने तुम्हें बना के भी दिखाया है अभी, ईयर 1 का देखो इस तरीके से बना है। इसी तरीके से सेम चीज हमारी 3 ईयर्स तक रिपीट होनी है और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट बनाते हैं।
जल्दी से बनाओ तुम लोग मशीन अकाउंट का फॉर्मेट हमारा वही जैसे कि हम लेजर बनाते थे, क्योंकि ये मशीन अकाउंट का मतलब है मशीन का लेजर बन रहा है। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। अब देखो मुझे 3 इयर्स का बनाना है ना, तो मैं 3 बार मशीन अकाउंट नहीं बनाऊंगी, एक ही बार बना लूंगी, उसी में ही उसको 3 इयर्स में डिवाइड कर लूंगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या होता था, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, यही होता था। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट, ये हमारा था मशीन अकाउंट का मतलब लेजर का फॉर्मेट। इसमें तो कुछ ऐसा नया नहीं है, ये चीज हमारी पुरानी ही है। तो देखो जो हमारी जर्नल एंट्रीज पड़ी हुई है ना, वो बहुत जगह काम आने वाली है। कितने ही चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी जर्नल एंट्रीज ही तुम्हें रिकॉल करनी पड़ेंगी अगेन एंड अगेन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो तुम्हें अपना कंसेप्ट करना है वो जर्नल एंट्री ही है। अगर वो आता है तो अकाउंट्स में बहुत कुछ आता है। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट बना लो, स्टार्ट करते हैं फिर मशीन अकाउंट बनाना। करें स्टार्ट। देखो मैंने एक समरी बनाई थी, समरी में मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि हमने ये मशीन कब परचेज की थी। हमने ये मशीन कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 18 को। अगर हमारा ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, मींस हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता होगा और मार्च में एंड हो जाता होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो 1 अप्रैल 18 को ही, मतलब हमने ईयर की स्टार्टिंग डेट में ही मशीन खरीद ली थी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, 1 अप्रैल 18 को। मशीन परचेज करने की क्या एंट्री होती है हमारी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। जनरली अगर बड़ी अमाउंट होती है तो हम बैंक वर्ड यूज करते हैं, अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो ज्यादातर बैंक लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो 4,50,000 हमने खर्च किए, तो मशीन अकाउंट में कितना चला गया, पूरा 4,50,000। अब देखो पूरे साल में मतलब 31 मार्च आने से पहले ना तो हमने कोई और मशीन परचेज की ना हमने कोई मशीन सेल की, मींस हमारी पूरे साल में और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है इस मशीन से रिलेटेड। तो मुझे देखो लास्ट में आकर क्या करना है, सिंपल लास्ट में हमें 31 मार्च को, 31 मार्च 19 को, 18 था ना ये, तो यहाँ पर आकर 19 हो जाएगा ना नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च 19 को मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है इस मशीन के ऊपर। हमने अभी देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया है 40,000। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, हमने अभी देखी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी कि मैं मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, हमने अभी ऊपर एक वर्किंग नोट बनाया है, वहां से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। 40,000 हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। ये हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर हमारा देखो कंप्लीट हो गया। 4,50,000, 450 में से 40 गया तो हमारा कितना रह गया मशीन में बैलेंस, 4,10,000। इसको मैं बोलूंगी बाय बैलेंस CD 31 मार्च 19। एक चीज और, डेप्रिसिएशन के चैप्टर्स में, इस चैप्टर में डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए कहीं भी हमने कब मशीन परचेज की है, कब उसको सेल किया है, कब हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो डेट बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी तो हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही मशीन परचेज की थी और उसके लिए हमें 3 इयर्स का मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। तो अभी तो कुछ नहीं करना, बस हमने क्या किया है, मशीन परचेज की है, लास्ट में आकर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। ये हमारा ईयर 1 कंप्लीट हो गया।
किसी को कोई डाउट है ईयर 1 में? ईयर 1 में किसी को कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? कुछ तो बोला करो भाई। ईयर 1 में किसी को डाउट है? पता नहीं तुम लोग कहाँ रहते हो, क्यों नहीं बोलते? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा है? ईयर 1 में किसी को डाउट? बस मैं पढ़ाती चली जाती हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तुम लोगों की साइड से। अब देखो ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट ईयर में। मींस अब देखो मेरी नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग डेट क्या होगी? देखो मेरा लास्ट ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 19 को, तो नेक्स्ट ईयर मेरा क्या होगा? 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 से मेरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इसको मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, मतलब ये जो पिछले साल का कैरी डाउन वाला बैलेंस था, इसको मैंने क्या कर लिया? ब्रॉड डाउन कर लिया। 4,10,000। मेरे पास ये ही मशीन तो है, बस एक ही तो मशीन है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, उसको मैंने नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, मतलब उसको ब्रॉड डाउन कर लिया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, कितना आ गया? 4,10,000। अब मैं क्या करूंगी? पूरे साल में मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ ना तो हमने कोई मशीन परचेज की, ना हमने कोई मशीन सेल की। अब इस साल के लास्ट में जाकर, मतलब 31 मार्च 20 को मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगा दूंगी, क्योंकि मुझे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 4,10,000 में से 40,000 गया, हम फिर से क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 410 माइनस 40 कितना रह जाएगा? 3,70,000। तो ये हमारा हो गया बाय बैलेंस CD। ये हमने कर लिया ईयर 2 कंप्लीट। 31 मार्च 20 को हमने ईयर 1 हमारा ये था, ईयर 2 हमारा ये हो गया। अब हम आ जाते हैं ईयर 3 पर। ईयर 3 मतलब 1 अप्रैल 20। मैं क्या करूंगी? ये वाला जो मेरा बैलेंस है, इसको यहाँ पर ब्रोट डाउन कर लूंगी। टू बैलेंस BD। नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो देखो मैंने मशीन अकाउंट 3 बार बनाना पड़ता, तो हमने एक ही बार उसका फॉर्मेट बना लिया। उसको ही इस तरीके से कर दो, मतलब यहाँ पर ना डबल लाइनिंग कर दिया करना। फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ है, सेकेंड ईयर क्लोज हुआ है, ये डबल लाइन कर दिया करना। तो इससे पता चलता है ये हमारा ऊपर वाला फर्स्ट ईयर है, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। बार बार वो तुम्हें लेजर के लिए बार बार लाइंस ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? लास्ट में आकर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। एंट्री हमारी तीनों सालों में सेम ही होनी है, बस मशीन एक बार हमने परचेज की है और 3 बार हमारी एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन की। एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसको एंड कर देते हैं। हमें बस 3 इयर्स का ही अकाउंट बनाना था। 370, 370, 3,30,000, ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर का बाय बैलेंस CD। 31 मार्च 21। तो हमारा मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया? थर्ड ईयर के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारी मशीन का बैलेंस रह जाता है 3,30,000। क्लियर है? क्या सबको ये मशीन अकाउंट बनाना समझ में आया है? तुम लोग मुझे अपने अपने फेस दिखा दो, वीडियो ऑन कर लो। तुम लोग बैठे भी हो या नहीं? मैम आया है। तो नोट करना है तो कर लो, साथ में कर रहे थे या फिर कर लो, जैसे भी है। मैं नेक्स्ट पर आती हूँ फिर। ओके मैम। बिल्कुल सिंपल है। हमने स्टार्टिंग में मशीन परचेज की है और फिर हम एवरी ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं। ना तो हमने कोई मशीन परचेज की, कोई और मशीन मतलब इसके अलावा, और ना हमने वो मशीन सेल की है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ। हो गया है सबका? नेक्स्ट स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हैं, मुझे भी स्टार्टिंग के कराने ही पड़ेंगे, तो तुम लोग इसको एक बार ना देख लेना बस। चलो मैं नेक्स्ट कराती हूँ, ठीक है? जो रहता है उसको फिर लास्ट में देख लेना। अभी मैं नेक्स्ट कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। कृतिका, तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चंस आई थिंक सेम ही होने चाहिए, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में भी होंगे, सेम यही। देखो लिखा हुआ है डेट, फिर से वही हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के उसकी समरी बना लेनी है। जब हम एक बार समरी बना लेते हैं तो हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 को हमने क्या किया है, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख एंड स्पेंड, सॉरी मैंने उल्टा ऊपर वाला पढ़ दिया, हाँ। ऑन 1 अप्रैल 17 है, on 1st April 17, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 was purchased। हमने एक फर्नीचर परचेज किया था, कितने का? 55,000। ठीक है, हमने क्या किया था, परचेज किया था फर्नीचर। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और फर्नीचर खरीदा गया। लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर ₹5,000। इसकी मुझे लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स, और देखो ये बताया गया है कि 10 ईयर्स के बाद में इट विल बी सोल्ड, हमने सेल किया नहीं है अभी, इट विल बी सोल्ड आफ्टर 10 ईयर्स, हम इसको 5,000 में सेल कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया, अभी किया नहीं है सेल, आफ्टर 10 ईयर्स हम इसको कितने में सेल कर सकते हैं। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू 5,000। क्लियर है? इसके बाद देखो क्या लिखा है, एडिशंस आर मेड, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 18। फिर हमने क्या किया, 1 अप्रैल 18 को एडिशंस आर मेड on 1 April 18 and 1 October 2020। दो डेट हमें गिवन है, इन दो डेट्स में हमने और फर्नीचर परचेज किए हैं। एडिशंस बोल रहे हैं ना, एडिशंस आर मेड, और मुझे दो डेट गिवन है, 1 अप्रैल 18 एंड 1 अक्टूबर 2020। कितने कितने के खरीदे हैं, टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400। इस वाले फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, एक और हमने फर्नीचर परचेज किया है, मैंने इसको नाम दे दूंगी फर्नीचर 2। कितने में हमने परचेज किया है, 9,500 में। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन की समरी बनानी सीखनी है, ठीक है। एक और हमने फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर 2020 को, इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्नीचर 3। थोड़ा सा मुझे अलग अलग करना पड़ेगा तो इसलिए हमने इनको 1 2 3 करके नाम दे दिए, ठीक है। तो देखो 3 फर्नीचर हमने खरीदे हैं। फिर ब्रैकेट में गिवन है रेजिडुअल वैल्यूज 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि इस वाले फर्नीचर की रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 500, और इस वाले फर्नीचर की रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 400। क्लियर है? यहाँ तक के क्वेश्चन की समरी में तो कोई डाउट नहीं होगा ना। लिखा हुआ है शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। वही हमें SLM से डेप्रिसिएशन लगाना है और 4 ईयर्स का क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा, तीनों फर्नीचर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों फर्नीचर के मुझे पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ना वो पर एनम का होता है, मतलब पूरे साल का होता है। अगर कोई मशीन ऐसी है जो कि हमने पूरे साल यूज नहीं की, मतलब हमने बीच में कहीं खरीदी थी, तो उसको हम उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जितने मंथ की वहां पर नीड होगी, मतलब जितने मंथ वो हमारे पास होगी मशीन। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बात करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट इसका देखती हूँ, फर्स्ट वाले फर्नीचर, पहले मैं इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो तुम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करके बनाना, वर्किंग नोट नंबर 1।
क्या डालोगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेती हूँ। कौन से, मैं सामने सामने लिख रही हूँ तो मैं लिख नहीं रही, तुम लोग प्रॉपर नाम देना, फर्नीचर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो बिल्कुल सिंपल है, 50,000 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा हमारा 5,000। तो देखो ये वाली मशीन हमने, ये वाला फर्नीचर भी ईयर की स्टार्टिंग में ही परचेज कर लिया था, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा पूरे साल का है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो हमें लाइफ नहीं दी हुई, तो अगर मुझे एक फर्नीचर की लाइफ दी हुई है तो मैं एज्यूम कर लूंगी कि इन दोनों की लाइफ भी कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि इन दोनों फर्नीचर की लाइफ भी 10 ईयर्स है। तो इसका कितना हो जाएगा देखो, 9500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 10, तो 9000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, 900। ऐसे ही इसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 8400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10, तो 8000 डिवाइडेड बाई 10 आ गया 800। अब देखो मेन पॉइंट इसमें समझने का ये है कि ये जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए है ना, ये पूरे साल के डेप्रिसिएशन है, ये पूरी पर एनम की वैल्यू है, पूरे साल की। ये जो मेरी वैल्यूज आई हैं ये पर एनम की वैल्यूज है। मुझे एक बार इस वाले फर्नीचर में बताओ, देखो हमारा ईयर जो एंड होता है मोस्टली 30 अप्रैल टू मार्च वाला होता है। कब का होता है, अप्रैल टू मार्च। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, अगर मैंने 1 अप्रैल को कोई फर्नीचर परचेज किया है तो वो तो मतलब मैंने पूरे साल यूज किया है। अब मैंने ये वाला फर्नीचर पूरे साल यूज किया है और ये वाला फर्नीचर भी पूरे साल यूज किया है, लेकिन जो ये वाला फर्नीचर है ये मैंने देखो ईयर के बीच में परचेज किया है, 1 अक्टूबर को। 1 अप्रैल नहीं है इसकी डेट, इसकी डेट है 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर हमें काउंट करना होगा कि ये वाला फर्नीचर इस ईयर में कितने दिन हमने यूज किया है। तो जब हम ईयर 2020 पर आएंगे हम उसको वहां पर चेक कर लेंगे। इतनी बात समझ में आती है। अभी मैंने क्या किया है, सिंपल समरी बनाई है क्वेश्चन की। समरी में हमें पता चला कि हमने 3 फर्नीचर परचेज किए थे, तीनों की परचेज कॉस्ट और उसकी स्क्रैप वैल्यू और लाइफ गिवन थी, तो उसके हिसाब से हमने तीनों का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और मैंने बस इतना बताया है कि ये जो डेप्रिसिएशन हमारा आता है ये पर एनम का आता है। पर एनम का क्यों आता है, क्योंकि देखो हम इसको लाइफ से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यानी कि अगर मैं पूरी लाइफ से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा 1 ईयर का आ गया ना, कि 1 ईयर में कितनी वैल्यू डाउन हुई है। इसलिए इसको मैं बोल रही हूँ कि ये पर एनम की वैल्यू है, पूरे साल की वैल्यू। क्लियर है कि पूरे साल में इस फर्नीचर की इतनी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब हम यहाँ से बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, तो वही जल्दी से अपना लेजर बनाओ फर्नीचर का। इस बार हमें 4 ईयर का बनाना है, तो उस हिसाब से देख लेना कितना लंबा हमारा बनेगा। 2-4 क्वेश्चन करके अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना लंबा बनेगा। ये चैप्टर कैसा लग रहा है पढ़ने में, अभी तक जो चैप्टर्स किए हैं? बहुत से बच्चों को तो ये चैप्टर बहुत पसंद आता है, बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही बेकार लगता है। किसी को कहीं भी डाउट होगा तो मुझे वहीं पर स्टॉप कर देना कि ये क्या कर रही हो मैम, बता दो फिर से। उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वहीं मेरे से पूछ लेना, क्योंकि धीरे 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 हम देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हें पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लीज मुझसे वहीं पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा, क्योंकि तुम लोग यस और नो भी नहीं बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो प्रॉपरली। मैं तो बताती चली जाती हूँ जैसे कि मैं ब्लैंक, मतलब मेरे सामने कोई नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रही हूँ बस मैं। ठीक है, इसलिए प्लीज मुझसे पूछ लेना अगर किसी को कहीं डाउट होता है।
तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। फर्नीचर अकाउंट हमें कितने ईयर का बनाना है? 4 ईयर का। और हमारे ईयर स्टार्ट कब से होंगे? देखो जब हमने फर्स्ट फर्नीचर परचेज किया था, ये हमारा ईयर 1 है, क्योंकि इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 अप्रैल 17 से। अब देखो मुझे ये समरी मालूम है ना, अगर मैंने ये समरी बना ली है तो मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना 1 अप्रैल 17। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन की क्लोजिंग डेट तो नहीं दी हुई कोई और। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया हुआ नहीं, तो यानी कि हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च को ही। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है। अब देखो 1 अप्रैल को मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगी यहाँ पर? 1 अप्रैल 17 मैं यहाँ पर लिखूंगी टू कैश अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट मेंशन कर दूंगी। मैंने ये किसके लिए लिखा है? फर्स्ट फर्नीचर के लिए। पहले वाले क्वेश्चन में हमें नीड नहीं थी इस चीज की, क्योंकि हमने वहां पर एक ही मशीन परचेज की थी बस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास 3 फर्नीचर है, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू कैश अकाउंट फर्स्ट, यानी कि मेरी फर्स्ट वाले फर्नीचर की कितनी वैल्यू थी? 55,000। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी कितना? 55,000। ये तो सिंपल हमारा वही जो हम करके आए थे। 1 अप्रैल 17 को मैंने फर्नीचर परचेज करने की एंट्री पास कर ली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पहले कि ये वाला ईयर हमारा एंड कब होगा। तो इस ईयर की एंड डेट में लिख देती हूँ पहले ही, 31 मार्च से 18 हो जाएगा ना। 1 अप्रैल 17 को तो स्टार्ट ही हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आ जाता है 31 मार्च 18। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैंने लास्ट डेट लिखी है, इस डेट से पहले अगर मैंने कोई और फर्नीचर भी परचेज किया होगा तो वो भी मेरा इस ईयर में ही लिखा जाना है, उसकी एंट्री भी तो फिर इसी ईयर में होगी ना। तो लास्ट डेट से पहले यानी कि ईयर एंड होने से पहले चेक करो कि कोई और फर्नीचर तो नहीं खरीदा हमने। तो हम देखते हैं हमने नेक्स्ट फर्नीचर कब खरीदा है? 1 अप्रैल 18 को। तो देखो ये तो सेकेंड ईयर आ जाएगा, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18 को। ये तो इस डेट के बाद वाली डेट हो गई 1 अप्रैल 18, तो ये तो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। यानी कि मैंने फर्स्ट ईयर में कोई और फर्नीचर नहीं खरीदा, यानी कि मैं लास्ट में आकर डेप्रिसिएशन लगा दूंगी पहले ही फर्नीचर के ऊपर। फर्स्ट फर्नीचर के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, कितना था? 5,000। इसके लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस देना, वर्किंग नोट नंबर 1। ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ से आई? वर्किंग नोट बनाया हुआ है हमने इसके लिए। 55,000 -5, तो ये बैलेंस हमारा रह जाएगा कितना? 50,000। तो मैं इसको लिखूंगी बाय बैलेंस CD 31 मार्च 18। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बस हमने क्या किया है, एक फर्नीचर परचेज किया है और लास्ट डेट में हमने उस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया है। अब क्योंकि हमने उससे पहले कोई और फर्नीचर खरीदा नहीं था, तो बस हमारा एक ही फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। तो अब मैं क्या करूंगी, जब नेक्स्ट ईयर में आऊंगी 1 अप्रैल 18 को, तो पहले तो मैंने ये जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा था प्रीवियस वाली फर्नीचर का प्रीवियस ईयर में, उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिख दूंगी फर्स्ट। कितना है यहाँ पर हमारा? 50,000। यहाँ पर ये जो बैलेंस है ये भी फर्स्ट फर्नीचर का ही है। क्लियर है? 50,000। अब देखो हमने सेम डेट पर मतलब 1 अप्रैल 18 को एक और फर्नीचर परचेज किया है जिसकी वैल्यू कितनी है? 9,500। तो मुझे इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फिर लिखूंगी 1 अप्रैल 18 को टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगी सेकेंड 9,500। कोई डाउट इस चीज में? पहले तो हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो था उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर देखेंगे हमने उस ईयर में और कोई फर्नीचर भी परचेज किया है। तो हमने देखा कि हमने 1 अप्रैल को ही एक और फर्नीचर परचेज किया था, तो मैंने उसकी यहाँ पर पोस्टिंग की है सिंपल टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब देखो ये वाला ईयर मेरा कब एंड होगा? 31 मार्च 19 को। अब इस डेट से पहले चेक करो कोई और फर्नीचर तो नहीं खरीदा हमने 31 मार्च 19 से पहले। तो देखो कोई और फर्नीचर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 20 को, यानी कि ये तो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है ना।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जा रहा होगा आई थिंक, क्योंकि अभी तो 31 मार्च 19 ही आया है। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब इस बार हमारे पास दो फर्नीचर है, इस बार हमारे पास दो फर्नीचर है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। फर्नीचर 1 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगना है और फर्नीचर 2 के ऊपर भी लगना है। तो मैं यहाँ पर दोनों का अलग अलग लिखूंगी, फर्स्ट का डेप्रिसिएशन अलग लिखूंगी और सेकंड का डेप्रिसिएशन अलग लिखूंगी। तो फर्स्ट वाले के ऊपर डेप्रिसिएशन था 5000 और सेकंड के ऊपर डेप्रिसिएशन था कितना था, हमने कैलकुलेट किया है 900। देखो ये भी पूरे साल का है और मशीन हमने ईयर की स्टार्टिंग में ही खरीद ली, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम एज इट इज लिख देंगे 900, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5900। मतलब मुझे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं एक ही बार लिखूंगी और नीचे फर्स्ट सेकंड करके डाल दूंगी। समझ में आया है मैंने डेप्रिसिएशन कैसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर को बैलेंस कर देंगे। देखो टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 59,500, 59,500। मैं यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करती हूँ, अगर बाय बैलेंस CD 59,500 में से 5900 गया तो 53,600। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ गया। अब कोई मुझे बताएगा ये जो बैलेंस है ये मेरा दोनों फर्नीचर का टोटल बैलेंस है या किसी एक फर्नीचर का बैलेंस आया है। ये जो 53,600 मैंने बैलेंस कैलकुलेट किया है ये दोनों फर्नीचर का टोटल बैलेंस है या फिर किसी एक फर्नीचर का है, बताएगा कोई। दोनों का बैलेंस है ये टोटल में या फिर एक का है। मानसी, मोहित, सानवी, कृतिका, बोलो भाई, कुछ तो बोलो, एक का है, दो का है, कुछ तो बोलो, गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। मैम मुझे नहीं पता है। और कोई, मानसवी, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये दोनों का बैलेंस है या एक का बैलेंस है। मैम दोनों का है। दोनों का है। दोनों का क्यों है, देखो क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर दोनों फर्नीचर का टोटल किया है ना, तो इसलिए बैलेंस भी जो मेरा आएगा, मैंने दोनों फर्नीचर के टोटल में से दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस किया है। ये जो वैल्यू है ये भी तो दोनों की है ना 5900 भी तो दोनों फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था, तो इसलिए जो मेरा बैलेंस आया ये भी दोनों फर्नीचर का है। तो मैं यहाँ पर अगर इंडिविजुअल बैलेंस पता करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो देखो मेरा फर्स्ट फर्नीचर का जो ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 50,000, 50,000 पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो मेरा बैलेंस अगर मैं अलग अलग पता करूं तो अलग अलग कर सकती हूँ। 9500 था सेकेंड वाले का, इसके ऊपर 900 डेप्रिसिएशन लग गया। मतलब जिसका डेप्रिसिएशन लगा है उसको उसकी वैल्यू में से माइनस कर दो तो इंडिविजुअल बैलेंस पता चल जाएगा। और अगर टोटल में देखोगे तो टोटल तो हमें बाहर पता चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ये हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना, क्योंकि जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमें हर एक मशीन की ओपनिंग वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू पर लगाना पड़ता है। तो हमें अलग अलग मशीन का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस है वो हमें अलग अलग मशीन का पता होना चाहिए। इसलिए इसकी यहाँ से ही आदत डाल लेना कि तुम्हें अलग अलग वैल्यूज हर बार कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो इस वाले फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 9500 और इसमें हमने 900 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना वैल्यू बचा ये 8000, कितना आ जाएगा ये 8600। ठीक है, तो देखो ये इन दोनों का टोटल ही तो है 53,600। ईयर 2 तक किसी को कोई प्रॉब्लम। नो मैम। ईयर 3 पर आते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि हमने मशीन परचेज की, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज किया,
फिर अगर उस ईयर में और परचेज किए तो और एंट्री पास कर दो परचेज करने की, नहीं तो लास्ट में आके डेप्रिसिएशन लगा दो और फिर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लो। बस इतना काम कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं कर रहे, सब करके आ चुके हो तुम ये लेजर बनाते हो। जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें बताई दी है, 2 ही एंट्री है, एक तो उसको परचेज करने की और दूसरी एंट्री उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की। बस अभी तक हमने इतना ही देखा है, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट ईयर में इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेती हूँ। नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डेट हमारी क्या होगी, डेट प्लीज ध्यान से लिखनी है, बस डेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 19 को लास्ट ईयर खत्म हुआ है हमारा, तो अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 को। किसी को कोई ये डेट्स में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ये जो मैं लिख रही हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैलेंस बीडी। टोटल बैलेंस तो मुझे पता है कितना है, 53,600, और मैं यहाँ पर इंडिविजुअल बैलेंस भी लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल बैलेंस पता होंगे तभी तो मैं इंडिविजुअल क्लोजिंग बैलेंस पता करूंगी। जब मुझे इंडिविजुअल ओपनिंग बैलेंस मालूम होंगे तभी तो इंडिविजुअल क्लोजिंग बैलेंस भी मालूम होंगे ना, ठीक है। तो अंदर में हम अलग अलग वैल्यू भी लिखेंगे और बाहर हम टोटल वैल्यू लिखेंगे। अब देखो ये वाला ईयर मेरा कब एंड होगा, पहले मैं डेट लिख लेती हूँ, 31 मार्च 22। अब चेक करो इस डेट से पहले हमने कोई और फर्नीचर परचेज किया था, तो हमने देखो थर्ड फर्नीचर कब परचेज किया है, 1 अक्टूबर 20। तो देखो 1 अक्टूबर 20 तो इसके बाद ही आएगा ना, 31 मार्च 20 के बाद, क्योंकि ये तो 4th ईयर में जा रहा है। 1 अक्टूबर 20 तो हमारा नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, हमारा ईयर तो 31 मार्च मतलब मार्च में ही एंड हो गया, वो अक्टूबर की बात कर रहा है। उसने कब परचेज किया है, अक्टूबर में जाके, अक्टूबर 2020, और हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2020 में, मतलब हमने इस ईयर में और कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया तो हमें क्या करना है, सिंपल, ये जो हमारे पास 2 फर्नीचर थे इनके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों का अलग अलग लिखूंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्नीचर के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हुए हैं, इसका था 5,000, इसका था 900, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5,900। बस बैलेंस कर लो। जिस ईयर में कुछ नहीं खरीदा तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, बस ओपनिंग बैलेंस उठाओ और लास्ट में डेप्रिसिएशन लगा दो, बस इतना काम करना है उसमें। तो ठीक है, 53,600 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 5,900, तो कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 47,700 में इसको बोलूंगी बाय बैलेंस CD। कौन सी डेट का बैलेंस है, 31 मार्च 20 का। अब ये तो टोटल बैलेंस है, ये जो मैंने बाहर लिखा है माइनस करने के बाद। अगर मुझे अलग अलग बैलेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, देखो स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था, 45,000, इस बार मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई, 5,000, तो 45 में से 5 गया, कितना बचेगा, 40,000। फिर जितना उस पर डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है कि उस मशीन की कितनी वैल्यू कम हो गई या फिर उस फर्नीचर की कितनी वैल्यू कम हो गई। तो 45,000 का था स्टार्टिंग में, हमने देखा ईयर की स्टार्टिंग में, और लास्ट में आकर 5,000 वैल्यू कम हो गई, तो बैलेंस कितना रह गया, 40 रह गया। ऐसे इसका 8,600 था, इसमें से 900 गया तो कितना रह गया, 7,700। कोई डाउट किसी को, थर्ड ईयर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बस जो 2 हमारे पास फर्नीचर थे उन्हीं के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। अब 4th ईयर में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू कैरी फॉरवर्ड, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैलेंस BD। टोटल में कितना है ये बैलेंस, 47,700, और इंडिविजुअल भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो अंदर हम अलग अलग भी लिख देते हैं, 40, और इसका है हमारा 7,700। क्लियर है। अब देखो ये वाला ईयर कब एंड होगा हमारा, 31 मार्च 21, सॉरी 31 मार्च 21 को एंड होगा। अब चेक करो इस डेट से पहले हमने कोई फर्नीचर परचेज किया हुआ था, तो हमने तो एक फर्नीचर परचेज किया था, ये रहा 1 अक्टूबर को। कितने का परचेज किया था, 8,400, तो परचेज करने की एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं,
1 अक्टूबर डेट ध्यान से देखनी है, क्या डेट है हमारी इस बार 1 अक्टूबर, मतलब ईयर के मिड में हमने परचेज किया है। क्या? टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ 3rd। ठीक है, कितने का हमने परचेज किया था? 8400। किसी को इस एंट्री में कोई डाउट है तो बता दो। सिंपल मैंने क्या किया है, 3rd ईयर में पहले ओपनिंग बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किए, उसके बाद हमने देखा कि हमने कोई फर्नीचर परचेज किया था तो सिंपल हमने उसकी एंट्री पास कर दी। बस परचेज करेंगे तो डेबिट साइड में ही आएगी ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने ये उसकी पोस्टिंग की है उस एंट्री। ठीक है, अब ईयर की एंड वाली डेट में आके हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। इस बार डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 फर्नीचर है, क्योंकि 2 तो पहले से थे और 1 हमने इस बार परचेज किया है, तो 3 फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है, तो ध्यान से लगाना है थोड़ा। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार 3 फर्नीचर है, 1st, 2nd एंड 3rd, तीनों पर डेप्रिसिएशन लगना है। पहले वाले का डेप्रिसिएशन था 5000, दूसरे का था आई थिंक कितना था, 900 था ना, 900। और मुझे 3rd वाले फर्नीचर का बताओ कि मैं यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लिखूंगी। क्या मैं यही लिख दूंगी जो हमने कैलकुलेट किया है 800? मैंने बताया था ये 800 होता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और हमने फर्नीचर कब परचेज किया है? अक्टूबर की स्टार्टिंग में। तो 1 अक्टूबर से, यानी कि जिस दिन हमने परचेज किया है उस डेट से 31 मार्च तक काउंट करो कि कितने मंथ हो जाते हैं। तो देखो हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो अक्टूबर हमने स्टार्टिंग में ले लिया तो अक्टूबर काउंट होगा पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 6 मंथ हो गए। देखो तो अगर मेरा 800 पूरे साल का डेप्रिसिएशन था तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 6/12 कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगी डेप्रिसिएशन? 800 का 6/12, तो ये हो जाएगा 400। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक। ये डेप्रिसिएशन मैंने कैसे लिखा है? ये क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, जो 800 है ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं इसको 6 मंथ में डिवाइड करती हूँ, 6 मंथ मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने अक्टूबर में ये फर्नीचर परचेज किया था, तो अक्टूबर से मार्च तक अगर मैं काउंट करती हूँ तो 6 मंथ आते हैं, तो हमने तो इसको बस 6 मंथ ही यूज किया है ना, उससे पहले तो ये हमारे पास था ही नहीं इस साल में। तो मैं डेप्रिसिएशन भी कितने टाइम का लगाऊंगी? 6 मंथ्स का। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 800 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 12 मंथ का था। तो 6 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? 6/12, तो ये आ गया 400। तो टोटल देख लेते हैं अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? 5000 प्लस 900 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा ये? 6300। क्लियर है? अब बस मुझे इसको बैलेंस करना है, यही लास्ट ईयर था हमारा, हमें 4 इयर्स का बनाना था। बस टोटल कर दो। टोटल में क्या क्या होगा? एक तो ये प्लस ये, $56,100, इसमें से माइनस कर देंगे 6300, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2021। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 100 9,800। अगर मुझे तीनों का अलग अलग बैलेंस चाहिए तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ आराम से। ये तो हो गया टोटल में। इंडिविजुअल बैलेंस कितना होगा? देखो इसका बैलेंस था 40 स्टार्टिंग में, डेप्रिसिएशन लग गया 5000, तो रह गया कितना? 35,000। इसका था 7700, 900 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना रह जाएगा? 6800। इसकी वैल्यू थी 8400, इस पर डेप्रिसिएशन लगा 400, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 8000, सॉरी। ठीक है, ये था हमारा फर्नीचर अकाउंट फॉर 4 इयर्स। तो देखो हमारे यहाँ पर 4 साल पूरे हो गए हैं। अगर तुम देखोगे पहला साल हमारा ये वाला था,
सेकेंड ईयर हमारा ये वाला था, इसको एंड कर दिया था हमने। थर्ड ईयर हमारा ये था और ये हमारा फोर्थ ईयर। ठीक है, तो ये है हमारा फर्नीचर अकाउंट। हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें था सिर्फ एक ही मशीन की बात कर रहा था, तो हमने हर साल बस उसी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि इस बार इन्होंने 3 फर्नीचर परचेज किए, वो भी अलग अलग ईयर्स में। तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा फर्नीचर कौन से ईयर में परचेज किया गया है, क्योंकि वहां पर उसकी पोस्टिंग करनी है और उसके ऊपर फिर लास्ट में आकर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब तक टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। तो जितने जितने बढ़ते जाएंगे हर बार हमारा डेप्रिसिएशन उतना फर्नीचर का ज्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट फर्नीचर अकाउंट में? ये जो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है, नोट कर लेना, इसको कंप्लीट कर लो। सानवी, क्लियर है कैसे हम बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट? देखो स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बनाकर चलना, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, प्लीज इनको जरूर देखना कि हमने ये कैसे किए हैं, क्योंकि नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब हमारे जो फर्नीचर या मशीन होगी वो हमने सेल भी की हुई होगी, अभी तो सिर्फ परचेज कर रहे हैं। अब आगे एक चीज और इसमें ऐड हो जाएगी कि हमने इन तीनों में से कोई एक फर्नीचर सेल कर दिया, तो जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तब क्या चेंज आएगा हमारे से। तो अभी जो सिंपल है, बस अभी हमारा हमने आज की क्लास में देखा है कि हमने अभी सिर्फ परचेज किया है। ठीक है, अब हम इसमें एक कंसेप्ट और ऐड करेंगे, सेल का कंसेप्ट। जब हम मशीन या फिक्स्ड एसेट से हम अपने सेल करते हैं तब क्या होता है। मोहित, 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 तुम किसी क्लास में कुछ नहीं बोलते हो पता है। मोहित, तुम क्लास में ही बैठे हो क्या? ये क्लास ऑन करके चले जाते हो इधर उधर? नहीं मैम, क्लास में ही हूँ। तो इतना देर क्यों लगाते हो बोलने में? तुमसे यस और नो भी नहीं बोला जाता जब मैं पूछती हूँ कि हाँ भाई समझ में आया या नहीं आया। मैम एक्चुअली मैं बुक लेने गया था, रफ नोटबुक, ये वाली फिनिश हो गई थी इसीलिए। समझ में आ गया ये जो हमने किया है आज की यस क्लास मैम। में? देखो ये समझ आया तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, ये ध्यान रखना, इसलिए जरूर इस क्लास को रिवाइज कर लेना। क्लियर है? नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही करेंगे। कल को किसी का कोई क्लास तो नहीं है ना? 4 PM। सानवी आई थिंक थर्सडे है कल, तो शायद तुम्हारी क्लास होगी क्या? नहीं मैम, मैम ने उसे 5:30 कर दिया। ओके, तो मतलब कोई इशू नहीं है अगर हम 4 रखते हैं तो। ठीक है, तो कल भी हम क्लास रखेंगे अपनी। ठीक है, और नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ओके, एंड करती हूँ मैं। किसी को नोट करना है या हो गया है सबका? हो गया है तो मैं स्टॉप करती हूँ इसको फिर। ठीक है, फिर एंड करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।